मानव इतिहास की असली कहानी किताबों में नहीं, पत्थरों में लिखी है, ऐसी जगहों पर जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। धरती के अलग अलग कोनों में आज भी कुछ स्मारक और कलाकृतियां खड़ी हैं, जो हमारे अतीत पर बिना बोले सवाल खड़े कर देती हैं। आज हम ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली पुरातात्विक खोजों की रहस्यमयी यात्रा पर निकलेंगे, जहां हर जगह एक नया राज है और हर जवाब के पीछे एक और परत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। नंबर 1, माउंट नेमरुद, पत्थर के देव, गिरते सिर और सूर्योदय का रहस्य। दक्षिण पूर्वी तुर्की की उबड़ खाबड़ चोटियों पर माउंट नेमरुद एक ऐसा मंच है जहां सत्ता, धर्म और कला एक ही जगह पर टकराते दिखाई देते हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कोमाजे के राजा एंटियोकस प्रथम ने यहां अपनी स्मृति और अपने राज्य की पहचान को पत्थर में जड़ देने की कोशिश की। उसने यूनानी और फारसी देवताओं के साथ खुद को भी उसी पंक्ति में रखा, मानो वह दो सभ्यताओं के बीच पुल नहीं, उनका मालिक हो। कभी 30 फुट तक ऊंची मानी जाने वाली ये मूर्तियां आज टूटे धड़ और अलग पड़े विशाल सिरों के रूप में दिखती हैं, जो भूकंपों और समय के थपेड़ों से ढलान पर बिखर गए। लेकिन यही बिखराव जगह को और भी अजीब बनाता है। चेहरे सामने हैं, शरीर पीछे, और हर निगाह ऐसे देखती है जैसे कोई बात अधूरी छोड़ दी गई हो। पत्थर के सिंह और गरुड़ पहरेदारों की तरह बैठे हैं और चारों तरफ का पहाड़ी सन्नाटा हर कदम पर आवाज को निगल लेता है। यहां सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रोशनी धीरे धीरे इन चेहरों पर उतरती है, तो लगता है मानो इतिहास खुद जाग रहा हो। आज यह स्थल विश्व धरोहर के रूप में सुरक्षित है, फिर भी असली सवाल बाकी है। राजा ने स्मारक बनाया था या अपनी ही कहानी को अमर करने का एक जोखिम भरा दावा? इस पहाड़ की चोटी पर बना विशाल टीला, जिसके नीचे एंटियोकस की वास्तविक समाधि होने की संभावना मानी जाती है, आज भी एक पहेली है, क्योंकि भीतर तक पहुंचने का साफ प्रमाण नहीं मिला। पूर्व और पश्चिम की छतों पर रखी बैठी मूर्तियां, शिलालेख और अनुष्ठानिक व्यवस्था बताती है कि यह सिर्फ कब्र नहीं, एक राजकीय संदेश था। जितना ऊंचा स्थान, उतना बड़ा दावा और उतनी ही गहरी चुप्पी। आज भी। नंबर 2, साकसाए हुआ मान, बिना गारे की दीवारें जो पहाड़ को भी मात दे दें। पेरू के कुस्को शहर के ऊपर ऊंचाई पर फैला साकसाए हुआ मान ऐसा दुर्ग है जिसे देखकर सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि ये पत्थर नहीं, किसी जिद के टुकड़े हैं। 15वीं शताब्दी में इनका साम्राज्य ने इसे सिर्फ किले की तरह नहीं, अपनी शक्ति, अपनी इंजीनियरिंग और अपने धार्मिक आत्मविश्वास की तरह खड़ा किया। इसकी सबसे पहचानने वाली चीज है इसकी जिगजैग आकार की 3 परतों वाली दीवारें, जो दूर से बिजली की कटी हुई रेखा जैसी दिखती हैं और पास से देखने पर किसी विशालकाय पहेली की तरह। यहाँ के चूना पत्थर के बोल्डर इतने बड़े हैं कि कुछ के बारे में 200 टन तक का अनुमान बताया जाता है। फिर भी उनके किनारे ऐसे कांटे और मिलाए गए हैं कि जोड़ की रेखा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों के बीच गारा नहीं है, फिर भी फिटिंग इतनी सटीक है कि पतली घास की पत्ती तक घुसने की जगह नहीं मिलती। यही सटीकता इसे भूकंपों के सामने भी मजबूत बनाती है, क्योंकि पत्थर झटकों के साथ थोड़ा सा हिलते हैं पर ढहते नहीं। कई लोग इसे सिर्फ सैन्य किला कहते हैं, पर इसकी बनावट में समारोहों का संकेत भी मिलता है। ऊपरी हिस्सों के खुले मैदान, सीढ़ियां, मंच और विशाल आंगन बताते हैं कि यहाँ भीड़ जमा होती थी, अनुष्ठान होते थे और सत्ता का प्रदर्शन होता था। इसे कुस्को के सिर की तरह भी देखा जाता है, मानो पूरा शहर नीचे शरीर हो और यह दुर्ग उसकी चेतना। फिर भी असली रहस्य यहीं टिका है। इतने भारी पत्थरों को पहाड़ पर कैसे लाया गया, कैसे घिसा गया और कैसे इतना बिल्कुल मिलाया गया कि आज भी जोड़ बोलते नहीं, सिर्फ चुप रहकर चुनौती देते हैं। नंबर 3, डेरिनकुयू, धरती के नीचे छिपा शहर जहां अंधेरा भी सांस लेता है।
तुर्की के कप्पादोकिया क्षेत्र की परिकठा जैसी चट्टानों के नीचे डेरिनकुयु एक ऐसा रहस्य है जो ऊपर की दुनिया से नहीं, नीचे की खामोशी से बात करता है। बाहर से यह इलाका जितना खुला और उजला दिखता है, उसके भीतर उतनी ही गहरी भूल भुलैया छिपी है, जैसे किसी ने जानबूझकर इंसानी जीवन को जमीन के गर्भ में उतार दिया हो। इस भूमिगत शहर की परतें कई मंजिलों तक नीचे जाती हैं और अनुमान है कि यह 200 फुट से भी अधिक गहराई तक फैल सकता है। इसकी गलियों में सीढ़ियां हैं, सुरंगें हैं, मोड़ हैं और ऐसे कक्ष हैं जो केवल रहने के लिए नहीं बने, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने के लिए बनाए गए। यहां अस्तबल, रसोई, भंडारण कक्ष, पानी के कुएं और सामुदायिक जगहें मिलती हैं, जो संकेत देती हैं कि यह कोई छोटी शरण नहीं, बल्कि व्यवस्थित जीवन का पूरा ढांचा था। सबसे चौंकाने वाली बात इसकी हवा है। वेंटिलेशन शाफ्ट की व्यवस्था इतनी समझदार है कि आज भी भीतर उतरते ही लगता है कि पत्थर सांस छोड़ रहा है। और सुरक्षा, यह जगह सीधी नहीं, चालाक है। कई प्रवेश मार्ग ऐसे हैं जिन्हें बड़े गोल पत्थरों से बंद किया जा सकता था, दरवाजे जैसे नहीं, बल्कि घूमते हुए पत्थर के ढक्कन जो दुश्मन के लिए दीवार बन जाते। हर मंजिल पर रास्ते संकरे होते जाते हैं, मानो हर कदम पर शहर खुद तय कर रहा हो कि किसे आगे जाने देना है। पर सवाल वहीं रहता है, लोगों ने इतना विशाल जीवन नीचे क्यों बसाया? क्या यह आक्रमणों से बचने की तैयारी थी या किसी लंबे संकट का डर? और जिसने इसे बनाया उसने केवल छिपने की जगह नहीं बनाई, उसने धरती को काटकर एक ऐसा विकल्प बनाया जहां ऊपर की दुनिया बंद हो जाए, तब भी भीतर जीवन चलता रहे। यही डेरिनकुयु की सबसे डरावनी नहीं, सबसे अचंभित करने वाली बात है कि इंसान ने अंधेरे को भी घर बना लिया। नंबर 4, स्टोनहेंज, पत्थरों का वृत्त जो सूरज की चाल गिनता है। इंग्लैंड के विल्टशायर के खुले मैदानों में स्टोनहेंज दूर से जितना साधारण दिखता है, पास जाकर उतना ही असंभव लगने लगता है। ये सिर्फ खड़े पत्थर नहीं है, ये एक ऐसी रचना है जिसने हजारों साल पहले के इंसानों की सोच, गणना और धैर्य सब पर सवाल उठा दिए। लगभग 4000 से भी अधिक वर्ष पहले, जब आधुनिक मशीनें, धातु के भारी औजार और पहियों की सुविधाएं वैसी नहीं थीं जैसी आज हैं, तब इतने विशाल पत्थरों को चुनना, काटना, ढोना और फिर बिल्कुल तय जगह पर खड़ा करना अपने आप में एक अविश्वसनीय काम है। यहाँ के बड़े सारसन पत्थर टनों में वजन रखते हैं और उनके ऊपर रखे लिंटल ऐसे जोड़े गए हैं कि यह किसी साधारण ढेर जैसा नहीं, बल्कि डिजाइन किया हुआ ढांचा लगता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जोड़ तोड़ में लकड़ी के काम जैसी तकनीक दिखाई देती है, मानो पत्थर को भी बढ़ईगिरी की भाषा में समझकर फिट किया गया हो। स्टोनहेंज की रहस्यमय शक्ति उसके समय में छिपी है। यह वृत्त ऐसे कोणों पर खड़ा है कि साल के खास दिनों पर, खासकर ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत के आसपास, सूरज की किरणें इसके बीच से ऐसी दिशा में गुजरती हैं जैसे किसी ने आसमान के कैलेंडर को जमीन पर बांध दिया हो। यही वजह है कि इसे सिर्फ स्मारक नहीं, एक प्राचीन खगोलीय व्यवस्था की तरह भी देखा जाता है। और फिर आते हैं नीले पत्थर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे दूर वेल्स के क्षेत्रों से लाए गए होंगे। अगर यह सच है तो सवाल और बड़ा हो जाता है कि इतनी दूरी से पत्थर क्यों लाए गए? क्या उनका धार्मिक महत्व था? क्या वे किसी विशेष अनुष्ठान का हिस्सा थे? या यह लोगों के बीच किसी बड़े गठबंधन का संकेत था? आज स्टोनहेंज हमारे सामने है, पर उसकी असली वजह अब भी धुंध में है। यह जगह बताती नहीं, बस खड़ी रहती है और हर आने वाले को मजबूर करती है कि वह अपने हम जानते हैं वाले भरोसे पर एक बार फिर शक करे। नंबर 5, नान माडोल, समुद्र के बीच पत्थरों का शहर जिसका रास्ता पानी है। माइक्रोनेशिया के पोहनपेई द्वीप के किनारे एक लैगून के भीतर नान माडोल ऐसा लगता है जैसे किसी ने समुद्र को चीरकर उसके ऊपर शहर रख दिया हो। यह कोई एक मंदिर या एक इमारत नहीं, बल्कि छोटे छोटे कृत्रिम द्वीपों का जाल है। कहा जाता है कि यहाँ 100 से अधिक द्वीप खंड बनाए गए थे, जिनके बीच नहरें बहती हैं। मतलब यहाँ सड़क नहीं, पानी है।
और यही बात इसे शुरुआत से ही रहस्यमय बना देती है। 13वीं शताब्दी के आसपास सोडेलेओर वंश के केंद्र के रूप में इसे सत्ता और अनुष्ठान का स्थल माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी दीवारों को देखते हैं, सवाल सत्ता से आगे निकल जाता है। यह बना कैसे? नान माडोल की दीवारें बड़े बड़े बेसाल्ट के स्तंभों से बनी हैं, जो लकड़ी की तरह परतों में रखे गए हैं, पर वजन में पहाड़ जैसे। कुछ पत्थरों के बारे में बहुत भारी होने के अनुमान मिलते हैं और कई दीवारें ऐसे खड़ी हैं जैसे किसी ने बिना धातु के औजारों के भी पत्थर को जमाया हो। यहाँ की सबसे अजीब बात उसका स्थान है, समुद्र के ऊपर, पानी के बीच। पत्थर खदानों से लाना ही मुश्किल था और फिर उन्हें पानी पार कराकर सही क्रम में जमाना, ये सोचकर ही दिमाग अटकता है। इसलिए कई लोक कथाएं इसे अलौकिक मदद से जोड़ती हैं, पर तथ्य ये है कि ढांचा मौजूद है और उसका निर्माण किसी असाधारण संगठित प्रयास के बिना संभव नहीं लगता। फिर आता है उसका पतन। 19वीं शताब्दी तक यह जगह लगभग छोड़ दी गई थी और आज यह खंडहरों में है। अगर यह इतना शक्तिशाली केंद्र था तो इसे छोड़ा क्यों गया? क्या सत्ता बदल गई? क्या संसाधन टूट गए? क्या किसी पर्यावरणीय बदलाव ने इसे असंभव बना दिया, या फिर अंदरूनी संघर्षों ने इसे खत्म कर दिया? नान माडोल इसी अनुत्तरित मोड़ पर खड़ा है, समुद्र की सीमा पर बना ऐसा शहर जो आज भी बताता नहीं, बस मौजूद रहकर चुनौती देता है कि इंसानी इतिहास हमेशा जमीन पर ही नहीं लिखा गया। नंबर 6, गीजा के महान पिरामिड। सटीक नाप, लाखों पत्थर और अमृता की जिद। मिस्र के गीजा पठार पर खड़े महान पिरामिड ऐसे नहीं लगते जैसे किसी राजवंश की इमारतें हों। ये ऐसे लगते हैं जैसे इंसानी क्षमता की सीमा पर रखे गए सवाल। सबसे विशाल पिरामिड, खुफू का पिरामिड, कभी लगभग 481 फुट ऊंचा था और आज भी उसका आकार देखकर समझ आता है कि इसका उद्देश्य सिर्फ दफनाना नहीं था, बल्कि समय को चुनौती देना था। कहा जाता है कि इसमें लगभग 23 लाख पत्थर खंड इस्तेमाल हुए, जिनका औसत वजन कई टन के आसपास माना जाता है। यह संख्या सिर्फ बड़ी नहीं है, यह उस योजना का प्रमाण है जो सालों तक लगातार चलती रही होगी। कामगारों के संगठन, रसद, औजारों और सटीक माप की एक ऐसी व्यवस्था के साथ जिसे हम प्राचीन कहकर हल्का नहीं कर सकते। इसके आधार की चौकोर आकृति और दिशा संरेखण की चर्चा अक्सर इसलिए होती है क्योंकि यहां गलती की गुंजाइश बहुत कम दिखती है। इतनी विशाल संरचना को लगभग सही दिशाओं में टिकाना, फिर उसकी परतों को ऊपर जाते जाते उसी अनुपात में उठाना, यह केवल मेहनत नहीं, गणना भी है। एक समय इसके बाहरी हिस्से पर चमकीले चिकने आवरण पत्थर लगे थे, जिनकी वजह से यह दूर से रोशनी में अलग ही तरह से चमकता रहा होगा, मानो पत्थर का सूर्य। आज वह आवरण अधिकांशतः गायब है, पर कल्पना करना कठिन नहीं कि यह जगह तब कैसी लगती होगी। राजा की मृत्यु के बाद भी उसका नाम हर दिशा में दिखाई देता। और फिर आते हैं वे हिस्से जो भीड़ को नहीं, सोच को रोकते हैं। अंदर के कक्ष, संकरे मार्ग, भारी ग्रेनाइट के ब्लॉक और वह पूरी व्यवस्था जो एक कब्र से कहीं अधिक जटिल लगती है। पास ही सौर नाव के गड्ढे मिलते हैं जो उस विश्वास की तरफ इशारा करते हैं कि राजा की यात्रा मृत्यु के बाद भी जारी है। गीजा का पिरामिड इसी वजह से रहस्य बना रहता है, क्योंकि यह हमें बार बार याद दिलाता है कि कुछ प्राचीन निर्माण आधुनिक दिमाग को भी सहज नहीं लगते। नंबर 7, न्यूग्रेन्स। शीत अयनांत की रोशनी से खुलता पत्थरों का रहस्यमय द्वार। आयरलैंड की बॉयने घाटी में न्यूग्रेन्स बाहर से एक शांत गोलाकार टीले जैसा दिखता है, लेकिन उसके भीतर जो छिपा है वह समय की सबसे पुरानी और सबसे सटीक योजनाओं में से एक लगता है। यह नवपाषाण काल का स्मारक माना जाता है और इसकी उम्र इतनी प्राचीन है कि कई अनुमान इसे गीजा के पिरामिडों से भी पहले का बताते हैं। सबसे पहले इसकी परिधि ही दिमाग में सवाल खड़े करती है। करीब सैकड़ों फुट चौड़ा यह टीला, किनारों पर पत्थरों की कतार और उन पत्थरों पर उकेरे गए घुमावदार चिन्ह, सर्पिल आकृतियां और ज्यामितीय निशान। ये केवल सजावट नहीं लगते, क्योंकि इतनी मेहनत उन लोगों ने की होगी जिनके पास समय और अर्थ
दोनों का स्पष्ट उद्देश्य रहा होगा। न्यूग्रेन्स का असली जादू उसके भीतर की यात्रा में है। एक लंबा संकरा रास्ता भीतर तक जाता है और आखिर में एक गोलाकार कक्ष में खुलता है, जिसकी छत पत्थरों को परत दर परत जमा कर बनाई गई है। हैरानी यह है कि इतने हजार साल बाद भी यह भीतर से काफी हद तक सूखा और स्थिर माना जाता है, मानो इसे जलरोधी सोच के साथ बनाया गया हो। लेकिन सबसे रहस्यमय चीज है वह छोटा सा रूफ बॉक्स जैसा खुला हिस्सा जो प्रवेश द्वार के ऊपर बनाया गया। साल में एक विशेष समय शीत अयनांत के आसपास सुबह की पहली रोशनी उसी छोटे रास्ते से भीतर जाती है और कक्ष के अंदर तक फैलती है। कुछ मिनटों के लिए पूरा अंधेरा सुनहरी रोशनी में बदल जाता है, जैसे किसी ने पत्थर के भीतर सूरज की चाबी फिट कर दी हो। यहीं प्रश्न और गहरे होते हैं। क्या यह सिर्फ खगोलीय संयोग है या जानबूझकर किया गया गणित? अगर यह जानबूझकर किया गया था तो उन लोगों के पास मौसम, सूरज की दिशा और वर्ष चक्र की इतनी समझ कैसे थी कि वे पत्थरों से रोशनी का दरवाजा बना सके? भीतर मानव अस्थियों और वस्तुओं की मौजूदगी इसे दफन स्थल भी बनाती है, लेकिन इसकी बनावट इसे केवल कब्र नहीं रहने देती। न्यूग्रेन्स एक ऐसे समय का संकेत है जब इंसान ने पत्थर, आकाश और विश्वास तीनों को एक ही रचना में बांध दिया था। नंबर 8, योनागुनी स्मारक। समुद्र की गहराई में सीढ़ियां, पर जवाब सतह पर नहीं। जापान के योनागुनी द्वीप के पास समुद्र के भीतर एक विशाल चट्टानी संरचना है, जिसे देखकर सबसे पहले यही लगता है कि यह प्रकृति की सामान्य चट्टान नहीं हो सकती। यह किसी विशाल मंच की तरह फैली हुई है। सीधे किनारे, चौकोर कटाव, सीढ़ी जैसी परतें और समतल छतें जो नीचे जाते जाते ऐसे दृश्य बनाती हैं जैसे किसी ने पत्थर को तराशकर एक डूबा हुआ परिसर बना दिया हो। इसका फैलाव बहुत बड़ा बताया जाता है और पानी के भीतर इसकी मौजूदगी ही इसे अलग बना देती है, क्योंकि यहां आपको खंडहर जैसी अनुभूति होती है। पर तय करना कठिन होता है कि यह मानव निर्माण है या भूगर्भीय खेल। यही इसकी सबसे बड़ी पहेली है। रचना इतनी ज्यामितीय लगती है कि इंसानी हस्तक्षेप का शक होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक टूट फूट का परिणाम मानते हैं। समुद्र के नीचे भूकंपीय गतिविधि, परतदार बलुआ पत्थर और चट्टानों में दरारों की दिशा, ये सब मिलकर कभी कभी ऐसी आकृतियां बना सकते हैं जो सीढ़ियों और समकोणों जैसी दिखे। पर योनागुनी के मामले में बहस इसलिए नहीं थमती क्योंकि कई हिस्सों में ऐसी रेखाएं और समतल सतहें हैं जो निर्माण का संकेत देती प्रतीत होती हैं। यदि यह मानवकृत संरचना हुई तो इसका अर्थ बहुत बड़ा होगा, क्योंकि तब यह उस समय की तरफ इशारा कर सकती है जब समुद्र का स्तर अलग था और आज की तटरेखा जैसी नहीं थी। यानी यह सिर्फ एक स्मारक नहीं, पूरे कालक्रम की पुनर्व्याख्या बन सकता है। योनागुनी के आसपास कभी कभी पत्थर के टुकड़े, संदिग्ध कटाव या आकृतियां चर्चा में आती हैं, जो लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं यह किसी डूबे हुए नगर का हिस्सा तो नहीं। लेकिन निर्णायक प्रमाणों की कमी इसे एक स्थिर निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने देती। समुद्री धाराएं, समय का क्षरण और गहराई की सीमाएं सब मिलकर हर खोज को अधूरा छोड़ देती हैं। यही कारण है कि योनागुनी सिद्ध कम और संभावना ज्यादा है। एक ऐसी संभावना जो पानी के नीचे पड़े पत्थरों से हमें बार बार वही सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या यह प्रकृति की कला है या इंसान की भूली हुई कहानी? नंबर 9, टिकाल। जंगल के ऊपर उठे पिरामिड और अचानक टूट गई सभ्यता की धड़कन। ग्वाटेमाला के घने वर्षावनों के भीतर टिकाल ऐसा शहर है जो प्रकृति के बीच भी प्रकृति पर भारी पड़ता दिखता है। दूर से सिर्फ पेड़ों का समंदर नजर आता है, लेकिन जैसे ही आप भीतर बढ़ते हैं, जंगल की छत के ऊपर पत्थर के विशाल शिखर उभरने लगते हैं। सीढ़ीनुमा पिरामिड, मंदिर और ऊंचे मंच, मानो किसी समय यहां इंसानी जीवन ने जंगल को आदेश दिया हो। टिकाल माया सभ्यता के सबसे शक्तिशाली केंद्रों में गिना जाता है और इसके निर्माण तथा विस्तार की कहानी लगभग 2000 वर्षों के लंबे कालखंड से जुड़ी मानी जाती है।
यहाँ के मंदिर, खासकर ऊंचे पिरामिड, सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं लगते। वे शहर की पहचान, सत्ता की घोषणा और आकाश से जुड़ने की कोशिश जैसे दिखते हैं। टीकाल की खासियत उसकी योजना है। विशाल चौक, खुले प्लाजा, सीढ़ियां, मंच और आसपास फैला आवासीय क्षेत्र ये संकेत देते हैं कि यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक विशाल शहरी व्यवस्था थी जहां लोग रहते थे, व्यापार करते थे और सामूहिक अनुष्ठानों में जुटते थे। कई शिलालेख और पत्थर स्तंभों पर उकेरी गई आकृतियां राजाओं की वंशावली, युद्धों और सत्ता परिवर्तन की कहानी सुनाती हैं। माया लिपि और उनकी खगोलीय समझ के साथ टीकाल की दिशा संरेखण भी ध्यान खींचती है, क्योंकि कई ढांचे आकाशीय घटनाओं और समय चक्रों से संबंध रखते माने जाते हैं। यानी यह शहर केवल जमीन पर नहीं, सोच में भी खड़ा था। लेकिन जितना बड़ा वैभव, उतनी ही बड़ी पहेली। टीकाल का पतन। 9वीं शताब्दी के आसपास यह महान केंद्र धीरे धीरे खाली होने लगा और फिर जंगल ने इसे निगल लिया। क्यों? यही सवाल आज भी टीकाल को रहस्य बनाता है। क्या लगातार युद्धों ने इसे तोड़ा? क्या सूखे और जल संकट ने जनजीवन को असंभव बना दिया? क्या कृषि व्यवस्था दबाव में आ गई, या सत्ता संघर्ष ने समाज को भीतर से खोखला कर दिया? टीकाल हमें यह दिखाता है कि सभ्यताएं सिर्फ बनती नहीं, वे अचानक चुप भी हो सकती हैं। और जब जंगल वापस आता है तो वह सिर्फ ही इमारतों पर बेलें नहीं चढ़ाता, वह इंसानी इतिहास की आवाज को भी धीरे धीरे ढक देता है। नंबर 10, तेओतिहुआकान। देवताओं का नगर, पर निर्माता आज भी गुमनाम। मेक्सिको की घाटी में फैला तेओतिहुआकान ऐसा प्राचीन नगर है जिसे देखकर लगता है कि यह किसी एक राजा की महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि किसी पूरी सभ्यता का सुव्यवस्थित सपना था। इसका पैमाना इतना विशाल है कि इसे सिर्फ शहर कहना कम पड़ता है। यह एक संगठित दुनिया थी जहां सड़कें, मंदिर, पिरामिड और आवासीय परिसर एक तय योजना के तहत खड़े किए गए। सबसे प्रसिद्ध मार्ग है एवेन्यू ऑफ द डेड, एक लंबा सीधा अक्ष जिसके दोनों ओर स्मारक और मंच फैले हैं। इसी धुरी पर सूर्य पिरामिड और चंद्र पिरामिड जैसे विशाल ढांचे खड़े हैं, जिनकी ऊंचाई और स्थिति देखकर लगता है कि यहाँ वास्तुकला सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, एक तरह की गणना थी। तेओतिहुआकान के भीतर दीवार चित्र, मुखौटे, मूर्तियां और अनुष्ठानिक संकेत बताते हैं कि यह जगह केवल रहने की नहीं, सत्ता और धर्म की भी राजधानी थी। यहाँ के कई हिस्से ऐसे हैं जहां भूमिगत सुरंगों और बंद कक्षों की चर्चा होती है, जो यह संकेत देते हैं कि शहर की आत्मा ऊपर के मंदिरों में नहीं, नीचे के रहस्यों में भी छिपी थी। पर जितना कुछ मिलता है उतना ही एक बात नहीं मिलती, निर्माताओं की स्पष्ट पहचान। माया की तरह यहाँ की कोई विस्तृत लिखित वंशावली या शिलालेखों में अपने शासकों के नामों का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिलता। यही कारण है कि यह नगर जितना प्रसिद्ध है उतना ही अनाम भी है। और फिर आता है पतन। किसी समय यह विशाल केंद्र धीरे धीरे टूटने लगा। कई इमारतों में आगजनी के संकेत माने जाते हैं और अंततः यह महान नगर छोड़ दिया गया। क्यों? क्या यह आंतरिक विद्रोह था? क्या सत्ता संघर्ष हुआ? क्या आर्थिक नेटवर्क टूटा या पर्यावरणीय दबाव बढ़ गया? यहां तक कि यह भी बहस रहती है कि इसे किसने छोड़ा और बाद में किसने इसे देवताओं का नगर कहकर पवित्र बना दिया। तेओतिहुआकान का सबसे बड़ा रहस्य यही है। इतनी विशालता, इतनी योजना, इतनी सांस्कृतिक शक्ति, और फिर भी निर्माता का नाम धुंधला, जैसे शहर ने जानबूझकर अपनी पहचान छुपा दी हो ताकि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ एक ही बात कहें। यह संभव कैसे हुआ? नंबर 11, मुरुड जंजीरा। समुद्र के सामने अडिग किला जो जीतने के लिए नहीं बना था। भारत के कोंकण तट पर अरब सागर की लहरों के बीच मुरुड जंजीरा सिर्फ एक किला नहीं दिखता, यह पानी के ऊपर खड़ी हुई रणनीति लगती है। 15वीं शताब्दी में बना यह समुद्री दुर्ग अपनी जगह के कारण ही आधा युद्ध जीत चुका था, क्योंकि इसके चारों तरफ समुद्र है और पहुंचने का रास्ता उतना ही सीमित
जितना किसी किले के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। दूर से इसकी काली भूरी ऊंची बेसाल्ट की दीवारें पानी से उगती हुई लगती हैं, और जैसे जैसे नाव करीब आती है, दीवारों की मोटाई और ऊंचाई यह साफ कर देती है कि यहां लक्ष्य शोभा नहीं, असफल ना होना था। कहा जाता है कि इसकी दीवारें कई जगहों पर लगभग 40 फुट तक ऊंची उठती हैं और पूरा दुर्ग एक बड़े क्षेत्र को घेरे हुए हैं। मुरुड जंजीरा की ताकत सिर्फ पत्थर नहीं, पानी भी है। समुद्र से घिरा होने के बावजूद इसके भीतर मीठे पानी के स्रोत और गहरे जल टांके मौजूद हैं, यानी लंबी घेराबंदी के दौरान भी भीतर के लोग प्यास से टूटे नहीं। यही बात इसे सामान्य समुद्री किलों से अलग करती है, क्योंकि कई दुर्ग बाहरी मदद पर टिके रहते हैं, लेकिन जंजीरा स्वावलंबी होने की योजना के साथ बना दिखता है। इसके भीतर घुमावदार रास्ते, छिपे प्रवेश मार्ग और ऐसे मोड़ हैं जो हमलावर को सीधा आक्रमण करने से रोकते हैं। यही कारण है कि इतिहास में इस किले के बारे में अभेद्य जैसी छवि बनी, क्योंकि यहां दीवार तोड़ने से पहले मनोबल टूटता था। इसके आसपास कई शक्तियां आईं, विदेशी नौसैनिक ताकतें, क्षेत्रीय राज्य, बड़े बड़े अभियान, पर जंजीरा लंबे समय तक अडिग रहा। यह किला इसलिए रहस्यमय लगता है क्योंकि यह सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं, समय के सामने खड़े रहने की कहानी है। समुद्र की हवा, नमक और लहरें जिन पत्थरों को घिस देती हैं, वही पत्थर यहां सदियों तक टिके रहे। मुरुड जंजीरा आज भी उसी सवाल के साथ खड़ा है, क्या एक किला इतना मजबूत सिर्फ दीवारों से बनता है, या उस सोच से जो पहले ही मान लेती है कि दुश्मन आएगा और फिर भी अंदर जीवन चलता रहेगा। नंबर 12, पेट्रा। गुलाबी चट्टानों में तराशी गई सभ्यता जो रेगिस्तान को भी मात दे गई। जॉर्डन की पहाड़ियों और संकरे दर्रों के बीच पेट्रा एक ऐसा नगर है जो सामने आते ही यह एहसास करा देता है कि इंसान ने कभी पत्थर को सिर्फ की तोड़ा नहीं, उसे रचा भी है। यहां पहुंचने का रास्ता खुद एक भूमिका जैसा है, लंबा, तंग, घुमावदार दर्रा जिसके दोनों ओर ऊंची गुलाबी लाल चट्टानें दीवार की तरह खड़ी रहती हैं। जैसे जैसे आप भीतर बढ़ते हैं, रोशनी घटती है, हवा ठंडी लगती है, और अचानक दर्रे के छोर पर चट्टान में उभरा एक विशाल मुखौटा दिखाई देता है, मानो शहर ने पर्दा हटाकर अपना सबसे बड़ा रहस्य दिखा दिया हो। यही वो दृश्य है जो पेट्रा को साधारण खंडहरों से अलग बनाता है, क्योंकि यहां इमारतें पत्थर से बनी नहीं लगती, पत्थर के भीतर से निकली हुई लगती हैं। पेट्रा नबातियों की रचना मानी जाती है, जिन्होंने इसे व्यापार मार्गों के बीच एक समृद्ध केंद्र बना दिया। मसालों, सुगंधित वस्तुओं और कारवां व्यापार ने इस नगर को ताकत दी, लेकिन असली चमत्कार इसकी जल व्यवस्था है। रेगिस्तान के किनारे बसे इस शहर में पानी जीवन था, और नबातियों ने पानी को पकड़ने, मोड़ने और संग्रह करने के लिए नालियां, टंकियां और निकासी व्यवस्था बनाई। अचानक आने वाली बाढ़ को भी नियंत्रित करने की योजना दिखाई देती है, जिससे शहर सिर्फ सूखे से नहीं, पानी के विनाश से भी बच सके। यही वजह है कि पेट्रा की कहानी केवल कला की नहीं, प्रबंधन और बुद्धि की भी है। रेगिस्तान को समझकर उसे अपना बनाया गया। यहां सैकड़ों कक्ष, कब्रें, मंदिर और चट्टानों में काटे गए मुखौटे मिलते हैं, जिनमें कई जगहों पर अलग अलग शैली की छाप दिखती है, मानो यह नगर सीमाओं के बीच नहीं, संस्कृतियों के बीच खड़ा रहा हो। बाद के काल में व्यापार मार्ग बदले, झटके आए और शहर धीरे धीरे खामोश होता गया, लेकिन पेट्रा आज भी वैसी ही चुनौती देता है कि जिस सभ्यता ने चट्टान में शहर उकेर दिया, वह कितनी संगठित थी, कितनी दूर की सोचती थी, और कैसे उसने पत्थर को जीवित बना दिया। नंबर 13, नाज़का रेखाएं। रेगिस्तान पर बनी आकृतियां जो जमीन से नहीं, आसमान से पड़ी जाती हैं। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में फैली नाज़का रेखाएं एक ऐसी पहेली है जो सामने होते हुए भी पूरी तरह पकड़ में नहीं आती। वहां दूर दूर तक सूखी, सपाट और लगभग निर्जीव सी जमीन है, लेकिन उसी जमीन पर इतने विशाल चित्र बने हैं कि उन्हें सही मायने में समझने के लिए आपको ऊपर उठना पड़ता है। जमीन पर चलते हुए ये बस रेखाएं लगती हैं, कहीं सीधी, कहीं घुमावदार,
कहीं कोण बनाती हुई। पर जैसे ही इन्हें ऊंचाई से देखा जाता है, अचानक पक्षी, मकड़ी, बंदर, मछली, फूल और ज्यामितीय आकृतियां उभर आती हैं। यही बात इसे सामान्य कला से अलग बनाती है, क्योंकि यह कला दर्शक से दूरी मांगती है, जैसे इसे देखने वाला इंसान नहीं, कोई और दृष्टि हो। माना जाता है कि ये रेखाएं लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच बनाई गई। तकनीक सुनने में सरल लगती है। ऊपर की गहरी कंकरीली परत हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी दिखा दी गई, पर पैमाना और सटीकता इसे असंभव जैसा बना देती है। कई आकृतियां सैकड़ों हजारों फट तक फैलती हैं और रेखाएं इतनी साफ हैं कि लगता है मानो किसी ने नाप तौल कर नक्शे की तरह जमीन पर उतार दिया हो। रेगिस्तान की शुष्कता और कम हवा ने इन्हें सदियों तक बचाए रखा, इसलिए आज भी ये काफी हद तक वैसी ही दिखाई देती हैं, मानो समय यहां धीमा हो गया हो। सबसे बड़ा सवाल क्यों का है। क्या यह खगोलीय कैलेंडर था ताकि लोग मौसम और वर्षा का अनुमान लगा सकें? क्या यह जल और उर्वरता से जुड़े अनुष्ठानों का हिस्सा था, क्योंकि यहां पानी सबसे बड़ा संघर्ष है? या यह किसी धार्मिक यात्रा पथ का नक्शा था, जहां लोग रेखाओं पर चलकर किसी विश्वास को पूरा करते थे? इन सवालों के संकेत मिलते हैं, पर एक ठोस जवाब नहीं। नाज़का रेखाएं इसी अधूरेपन में रहस्य बनती है, क्योंकि वे हमें यह महसूस कराती हैं कि कुछ संदेश ऐसे भी होते हैं जो लिखे तो जाते हैं, पर पढ़े जाने के लिए सामान्य दुनिया की ऊंचाई पर्याप्त नहीं होती। नंबर 14, गोबेकली तेपे, खेती से पहले मंदिर जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। दक्षिण पूर्वी तुर्की की सूखी पहाड़ियों में गोबेकली तेपे एक ऐसी खोज है जो हमारे सभ्यता कैसे शुरू हुई वाले भरोसे को सीधा चुनौती देती है। सामान्य धारणा यह रही कि पहले खेती आई, फिर स्थायी बस्तियां बनी, फिर धार्मिक स्थल बने, लेकिन गोबेकली तेपे इस क्रम को उल्टा कर देता है। इसका समय बहुत प्राचीन माना जाता है, लगभग 9600 ईसा पूर्व के आसपास, यानी वह दौर जब इंसान को आमतौर पर शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। स्थायी शहरों और विशाल स्मारकों की कल्पना भी कठिन लगती है। फिर भी यहाँ पत्थर के विशाल टी आकार के स्तंभ हैं, गोलाकार घेरे हैं और एक ऐसी योजना दिखती है जो तुरंत की नहीं, लंबे सोच की लगती है। इन स्तंभों पर उकेरे गए पशु आकृति वाले उभार, सांप, लोमड़ी, जंगली सुअर, पक्षी किसी साधारण सजावट जैसे नहीं लगते। वे एक भाषा की तरह हैं, पर ऐसी भाषा जो आज पढ़ी नहीं जा सकती। कई स्तंभों का वजन टनों में माना जाता है और उन्हें काटकर, ढोकर, खड़ा करके फिर एक तय ज्यामिति में जमाना, यह केवल ताकत नहीं, संगठन भी मांगता है। यही बात सवाल बनती है, अगर लोग स्थायी कृषि समाज नहीं थे तो इतना बड़ा सामूहिक श्रम किस चीज ने संभव किया? क्या किसी साझा विश्वास ने? क्या किसी अनुष्ठान ने अलग अलग समूहों को एक जगह इकट्ठा किया? और अगर ऐसा है तो क्या धर्म और सामूहिक पहचान ही वह शक्ति थी जिसने बाद में खेती और बसाहट को जन्म दिया? गोबेकली तेपे की सबसे रहस्यमय बात उसका दफन होना भी है। एक समय के बाद इसके घेरे मिट्टी और मलबे से भर दिए गए, जैसे किसी ने इसे नष्ट नहीं बल्कि सुरक्षित कर दिया हो। यह जानबूझकर किया गया था या समय की प्राकृतिक परतों ने किया, यह बहस जारी रहती है। लेकिन नतीजा यह है कि यह स्थल आज भी हमें मजबूर करता है कि हम अपने अतीत को नए सिरे से देखें, क्योंकि यहाँ पत्थर बताता है कि इंसानी महत्वाकांक्षा खेती के बाद नहीं, उससे बहुत पहले ही जाग चुकी थी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये रहस्यमयी पुरातात्विक खोजें आपको सोचने पर मजबूर कर गईं, तो कमेंट में बताइए आपका सबसे पसंदीदा अनसुलझा स्थल कौन सा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी ऐसे रहस्य आने वाले हैं जो आपकी सोच की सीमाएं बदल देंगे।